Hello students, we are going to start with chapter 3, that is atoms and molecules, and very nice chapter, very important chapter. The basics that you learn here will be very useful to you in the coming classes. Let us not waste the time and start with the introduction. क्या कहा है introduction में? पढ़ते हैं. The ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India in 500 BC. An Indian philosopher, Maharshi Kannad, postulated that if we go on dividing a matter, which was at that time called by him as Padarth, we shall get smaller and smaller particles. मतलब कोई भी चीज़ को अगर हम तोड़े, छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े करें तो और भी ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिलेंगे. अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आएगा कि हम उससे और आगे उस चीज़ को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे हम परमाणु कहेंगे. एक और इंडियन फिलोसोफर ने, जिसका नाम पकुदा कत्ययम था, उन्होंने ये बताया था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जिसे हम आज की तारीख में कंपाउंड्स कहते हैं. और ये जो चीज़ें थी उसको हम एलिमेंट्स के नाम पे आज जानते हैं. तो ये जो फिलोसोफर्स थे हमारे, वो काफ़ी एडवांस्ड थे. उनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी एडवांस थी, जिसे आगे जाके ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी उनके अपने डॉक्ट्राइन्स में उन्हें इंक्लूड किया. उसी समय एट द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी यही कहा था कि इफ़ इट गो ऑन डिवाइडिंग द मैटर देयर विल बी सम स्टेज वेयर वी कैनॉट डिवाइड द पार्टिकल्स फर्दर. डेमोक्रिटस ने इन पार्टिकल्स का नाम एटम्स रखा, मतलब इंडिविजिबल, और उसको लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आगे उन्होंने परफॉर्म किए. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds. 18th century आते आते एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का जो फ़र्क था वो साइंटिस्ट लोगों को समझ में आने लगा था, और फिर आगे अपनी थियरीज वो आगे रखते गए. उसी स्टेज में एक और साइंटिस्ट था, एंटोन लेवोजियर, जिसने केमिकल साइंस की फाउंडेशन ब्रेक रखी, और अपने 2 लॉ के साथ उन्होंने केमिस्ट्री को जन्म दिया. उनका पहला, उनके जो लॉज थे उन्हें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के नाम से जाना गया, और बाद में जोसेफ प्रोस्ट भी उन लॉज में शामिल हो गए, वर्क करने में शामिल हो गए. पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उनका ये कहना था कि अगर आप कोई भी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट मिक्स किया, तो इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट भी आपको 1.25 प्लस 1.43 यानी कि 2.68 के ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. मतलब इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे ही मिलेंगे जिनका सम करने से भी आपको इन दोनों का जो सम होगा वही मिलेगा. ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए, और उन्होंने एक लॉ सजेस्ट किया जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है वो ना टूट सकता है, ना ही मास नया बन सकता है. एक केमिकल रिएक्शन में मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दूसरा लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में जो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर मैं आपको समझाऊँ
तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहना चाहता है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो मिले, क्यों 1:8 का रेशियो, ये कहाँ से है, ये तो 2:1 है, ये एटॉमिक रेशियो हुआ। हमें एटॉमिक रेशियो से मतलब नहीं है, हमें मास रेशियो चाहिए, ठीक है। अब मास रेशियो क्या होता है, देखिए एक हाइड्रोजन का मास जो है वो, एक हाइड्रोजन एटम का मास, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 U लिया जाता है। U जिस तरह से ग्राम, केजी यूनिट्स हैं मास के, उस तरह से U भी एक मास का यूनिट है। और ऑक्सीजन का जो एक ऑक्सीजन का जो एटम का मास होता है वो 16 U होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास चाहता हूँ तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, वाटर बनाने के लिए मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 2:2, एक ही ऑक्सीजन यानी कि 16, इसलिए 1:8 का रेशियो मास में जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप 1:8 के रेशियो मिलाएंगे तो आपको 9 ग्राम पानी मिलेगा। या आप उल्टा करिए, 9 ग्राम पानी को अगर आप डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम का ऑक्सीजन मिलेगा। उसी तरह से एमोनिया को अगर आप तोड़ते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको 14:3 के रेशियो मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने केमिकल प्रोपोर्शन की, कांस्टेंट प्रोपोर्शन की नींव रखी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर 14:3 के रेशियो में ना हो तो वो एमोनिया आपको नहीं देगा। तो स्टेटमेंट फिर रिलीज़ हुआ और स्टेटमेंट था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है कि फिर इसमें एटम और जो न्यूक्लियस हैं वो सब कहाँ आ गए शो में। तो जॉन डेल्टन करके एक और बहुत बड़े केमिस्ट थे, उन्होंने अपने कुछ इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके एक अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ पोस्टुलेट्स रिलीज़ किए। पोस्टुलेट्स वो होते हैं जो कोई भी थियरी रखने के पहले, कोई भी थियरी को समझने के पहले आप कुछ चीज़ों का एजम्पशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ये एज्यूम करके कि मार्च महीने में या अप्रैल महीने में एग्ज़ाम होगी, ठीक है, पर वो एजम्पशन आपका गलत भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एजम्पशन सही ही हो, ये आपने एज्यूम किया है, ठीक है। हम अभी इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम मार्च में है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। लेकिन अगर आपकी एग्ज़ाम मई में हुई तो हमारी एजम्पशन आपके एजम्पशन से अलग हो सकती है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर थियरी रखी जाती है। तो डेल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थियरी प्रोवाइड की कि किस तरह से एटम होते हैं, एटम क्या होते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरह से एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके पोस्टुलेट्स दिए। तो वो पोस्टुलेट्स क्या थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। हर मैटर, ब्रह्मांड में जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो सारे एटम से बने हुए रहते हैं, और ये एटम ही हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट होते हैं। सेकंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में ना टूट सकता है ना नया बन सकता है। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल। अगर मैं हाइड्रोजन अर्थ से ले रहा हूँ या हाइड्रोजन सन से ले रहा हूँ या हाइड्रोजन मार्स से ले रहा हूँ, अगर वहाँ है तो अगर वो हाइड्रोजन है तो सारे हाइड्रोजन के एटम का मास और उनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी सेम होगी। फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। अगर मैं एक हाइड्रोजन लेता हूँ
और एक सोडियम लेता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, मास भी दोनों के चेंज हो जाएंगे। एटम्स कंबाइन इन रेशियोज ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सपोज मैं पानी बनाना चाहता हूँ, H2O बनाना चाहता हूँ, तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में ही चाहिए। ओके, अगर मैं उसे 1:9 के रेशियो में या 2:7 के रेशियो में लेता हूँ तो मुझे वो वाटर बना के नहीं देंगे। ओके, सो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। एटम क्या होते हैं, किस तरह से एटम पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लॉ हमने पढ़े, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेल्टन की थियरी हमने पढ़ी, पोस्टुलेट पढ़े। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ आपको 2-2, 3-3 बार लिखना चाहिए और लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।